नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू एनजी शॉर्ट्स। आज ही हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं हमारे इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर शरद कुमार प्रधान सर। थैंक यू सर, आपका यहाँ आने के लिए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम इसमें दो टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे जो जो कि आगे के फ्यूचर में आने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका फ्यूचर में हमारी जनरेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है करंट सिनेरियो में, वो क्या है कि इंडस्ट्री एक इंजीनियर से, जैसा कि हम आगे जाके फ्यूचर इंजीनियर्स बनेंगे, तो एक इंडस्ट्री अभी करंट सिनेरियो में हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि आपने ये पहल की और ये पॉडकास्ट चालू किया। क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है और वैलिड है दैट व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि जनरली डिपेंड करता है हर इंडस्ट्री पे कि किस इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसकी टायर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी। कोई एलसीडी या डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसकी रिक्वायरमेंट वैसी होगी। लेकिन फिर भी जो एक जनरल इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है एक इंजीनियर से, वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और हम सबको जानना चाहिए। पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं और बाहर भी हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी होगा कि वो ये समझें कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, एक जनरल रिक्वायरमेंट, वो एक टी शेप्ड इंजीनियर की है। टी शेप्ड इंजीनियर में, टी में जैसे हमारे ऊपर लाइन होती है और लाइन एक होती है। वर्टिकल लाइन होती है, तो इस तरह का एक शेप बनता शेप। है। तो उस टी शेप के हिसाब से इंडस्ट्री इंजीनियर्स चाहती है। और उस टी शेप का मतलब यह है कि जो ऊपर का हिस्सा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लिम्ब है उस टी की, उसमें जेनरिक स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लर्निंग टू लर्न स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये सारी चीजें उसमें एम्बेडेड है, ये सारी चीजें उसमें निहित हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री एक इंजीनियर से चाहती है कि उसका इंटरपर्सनल स्किल्स, उसकी सोशल स्किल्स, उसकी लर्निंग टू लर्न स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये स्किल्स उसकी अप टू द मार्क। उसको हम हॉरिजॉन्टल पार्ट कहते हैं टी का। और वो साथ में ये भी चाहता है कि एक वर्टिकल पार्ट है टी का, मतलब आपकी डोमेन में आपकी डीप नॉलेज हो। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डीप नॉलेज चाहिए उसे। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आपकी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं तो आपकी नॉलेज कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एरियाज में या उससे रिलेटेड स्किल्स आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह एक इंडस्ट्री किसी भी इंजीनियर में टी शेप देखना चाहती है कि उसकी खुद की डोमेन की नॉलेज और साथ साथ उसका ये हॉरिजॉन्टल पार्ट जो उसको सॉफ्ट स्किल्स या जेनरिक स्किल्स या लर्निंग टू लर्न स्किल्स में एक्सपर्ट बनाता है। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप देखें कि किसी जनरली जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो तीन तरह की एरियाज में जाते हैं। पहला एरिया है कि वो किसी आर एन डी इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं और रिसर्च में ज्वाइन करते हैं। जैसे कोई आर एन डी इंस्टीट्यूट में जाके साइंटिस्ट बनते हैं, जे आर एफ बनते हैं, एस आर आई एफ बनते आई हैं। आई एस या लाइक। करेक्ट, आई एस सी में जाते हैं, या जो सी एस आई आर की लैब्स हैं उनमें जाते हैं, या डी आर डी ओ की लैब्स में जाते हैं। ये एक एरिया होता है उनके एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा एरिया होता है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जहां पर वो अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। और एक तीसरा एरिया होता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। तो जनरली एक स्टूडेंट के पास तीन तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद। उसमें पहला है आर एन डी टाइप की इंडस्ट्रीज जहां पर आर एन डी वर्क होता है। दूसरा है एमएनसी, और तीसरा है वो खुद का अपना कोई इंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप चालू करे। अगर आप आर एन डी इंडस्ट्री को देखें तो आर एन डी इंडस्ट्री भी टी शेप चाह रही है, लेकिन उसको कैसा टी शेप चाहिए जिसका जो वर्टिकल लाइन है वो ज्यादा बड़ी है और हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी है। क्योंकि ये किसी भी आर एन डी इंस्टीट्यूट में उनको डोमेन रिलेटेड डीप नॉलेज चाहिए होती है। मतलब वो बाकी चीज से शायद कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, लेकिन आपके डोमेन रिलेटेड चीज में आपकी गहन अध्ययन, आपकी विशेषता, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चाहिए। इसलिए अगर एक आर एन डी का टी देखें तो उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट छोटा है और वर्टिकल पार्ट काफी लंबा है। उसकी दूसरी तरफ अगर हम एक एमएनसी देखें और एमएनसी में मार्केटिंग वाला जॉब देखें, जिसमें मार्केटिंग के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है या आपकी एचआर शिप के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है, तो वहां पर उस जॉब रिक्वायरमेंट के लिए ऊपर हॉरिजॉन्टल पार्ट बड़ा होना चाहिए, भले आपकी डोमेन नॉलेज थोड़ी कम भी चल जाएगी। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं जो हमें समझना चाहिए कि एक एचआर रिलेटेड या मार्केटिंग रिलेटेड आदमी का डोमेन नॉलेज कम हो लेकिन टी का हॉरिजॉन्टल पार्ट बड़ा हो, और दूसरी तरफ
एक R&D इंस्टीट्यूट में या R&D ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए आपका वर्टिकल पार्ट बड़ा हो और हॉरिजॉन्टल पार्ट छोटा हो, और बाकी सभी इंडस्ट्रीज में एक नॉर्मल टी शेप्ड इंजीनियर की जरूरत है। तो ये इस तरह से एक जब भी हम पढ़ें या जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें या जब भी हम खुद सेल्फ स्टडी करें या जब भी हम कोर्सेज ऑप्ट करें एज एन इंजीनियर, तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें हमारे डोमेन की नॉलेज हो और साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती रहे, जो मैं हॉरिजॉन्टल पार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके दोनों एस्पेक्ट्स डेवलप्ड हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी देगी और आपका सिलेक्शन भी काफ़ी कुछ हद तक सुनिश्चित सर आजकल ये देखा गया है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं है। जी। वो सीएससी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। जी। लाइक वो एआईएमएल में जाना चाहते हैं या बिल्कुल मशीन ठीक। लर्निंग में जाना चाहते हैं, और जो हमारी बाकी अदर ब्रांचेज हैं करेक्ट। लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स, हम्म। इनकी तरफ उनका रुझान थोड़ा कम हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तो इस बारे में सर आप क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या हमें आने वाले जो बच्चे हैं जी उनको जी। अपनी फील्ड कैसे चूज करनी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे घर वालों के प्रेशर में जी। या फिर ऐसे में सीएससी ले रहे हैं। अब मैं उनसे जाके, करेक्ट। अभी मैं जूनियर से बहुत से मिला जी तो मैंने पूछा आपने क्यों ली, तो कह जी। रहे सर बच्चे घर वालों ने बोला और हमने ले ली। मतलब बिल्कुल उनका ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है। अब वो मतलब कुछ तो अब यहाँ से पास आउट भी होने वाले हैं, सही है। बट उनका इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें ले ली। तो इस करेक्ट। बारे में सर एक ब्रांच को चूज करने के लिए हमें कैसे उसको चूज करना चाहिए? ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ज़रूरी है सारे स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जानना है इसका उत्तर। कि जब भी हम चूज़ करते हैं तो पिताजी माताजी और बच्चा भी ये देखता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस ब्रांच में अवेलेबल है। और ऑब्वियस ही बात है कि अभी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इसलिए सीएससी में बढ़ी हुई दिख रही हैं क्योंकि वहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि जो इमर्जिंग एरियाज़ आए इंजीनियरिंग के, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो डीप लर्निंग हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे वो बिग डेटा एनालिसिस हो, ये सारी जो इमर्जिंग एरियाज़ निकल के आ रहे हैं इंजीनियरिंग के, ये सब के सब कंप्यूटर ओरिएंटेड है। तो बच्चे को ये लगता है कि अगर मैं कंप्यूटर की ब्रांच से इंजीनियरिंग करूंगा तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या मौके ज़्यादा अवेलेबल है। पर मेरा एक ये भी मानना है कि इस पूरे सिस्टम में हम डिमांड और सप्लाई को डिस्टर्ब करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये है कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने यहाँ दो दो तीन तीन चार चार सेक्शंस कंप्यूटर साइंस के खोल दिए, और कंप्यूटर साइंस एआईएमएल, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के उन्होंने काफ़ी सारे सेक्शंस खोल दिए और बच्चों ने भी उसमें एडमिशन ले लिया। अब इससे ये हुआ कि यहाँ पर जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, मान लीजिए 1000 इंजीनियर किसी इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, तो उसमें से 700 से 800 इंजीनियर सीएसई के हैं और 200 इंजीनियर कोर ब्रांच के। मतलब हमने सप्लाई कर दी 800 इंजीनियर्स की मार्केट में पर ईयर के हिसाब से। अब जब इंडस्ट्री की तरफ हम देख रहे हैं तो उनको 800 की जरूरत नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट है और उन्हें कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन वो 800 नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए। तो आने वाले समय में मान लीजिए 2 साल बाद या 4 साल बाद ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है कि हमने सप्लाई तो ज़्यादा दे दी और वहाँ डिमांड कम थी, तो जो भी बाकी ब्रांचेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम दिख रही हैं, वैसा ही स्थिति कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ बन सकती है। तो एक तो पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सप्लाई इंडस्ट्री के डिमांड के अनुसार हो। बहुत ज़्यादा होने पे स्थिति इसी तरह की बनेगी जैसा अभी कोर ब्रांचेस के लिए बनी। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कभी कभी हमारी सोच ऐसा लगता है कि एआई एमएल मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये ब्रांच है। ब्रांच तो डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस है, और अगर मैं ज़्यादा उसको टेक्निकली बोलूँ तो वो एक मैथमेटिक्स ओरिएंटेड ब्रांच है जिसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में देखेंगे और वहाँ के एआई एमएल के स्टूडेंट से मिलेंगे, तो वो कोडिंग करने से पहले मैथमेटिकल टूल्स को पूरा लर्न करता है, जिससे उसको सारे मैथमेटिकल टूल्स ही जाके आगे एआई टूल्स की तरह कोडिंग करके उसको उपयोग में लाना होता है। तो my humble suggestion is that don't think AI is related to only computer science branch. AI, ML and deep learning has got n number of applications in each branch. अब जैसे मैं मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए मैकेनिकल में मैं कोई मशीन बना रहा हूं जो मैकेनिकल रिलेटेड चीज को करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन को अगर मुझे स्मार्ट बनाना है, उससे मेरे को ज़्यादा प्रिसीशन के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसमें वेस्टेज को कम करना है, तो बनी बात है कि उस मैन्युफैक्चरिंग जो मैकेनिकल की हार्डकोर मैकेनिकल का इक्विपमेंट है उसको मुझे स्मार्ट बनाना होगा, और उसे स्मार्ट बनाने के लिए मुझे एआई टूल लगेंगे या मशीन लर्निंग टूल्स लगेंगे। मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं या सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, इनको अपनी ब्रांच के साथ साथ एआई टूल्स या ब्लॉकचेन या डेटा एनालिटिक्स के ऊपर भी ट्रेनिंग ले लेना चाहिए।
क्योंकि आने वाले समय में उन्हें एआई का इंजीनियर नहीं चाहिए, उन्हें वो इंजीनियर चाहिए जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना सके और सोसाइटी में ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सके जो स्मार्ट। और एक स्मार्ट प्रोडक्ट के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, प्रोडक्ट प्लस स्मार्टनेस। ये जो प्रोडक्ट है ये कोर ब्रांच से निकल के आता है, और जो स्मार्टनेस है वो एआई एमएल से आएगी, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आएगी, वो हमें चीज को इंटेलिजेंट बना के आएगी। मतलब आपको दोनों तरफ की नॉलेज की जरूरत है। और इसीलिए मेरा सुझाव यही रहेगा बाकी कोर ब्रांचेस वालों से भी कि वो प्योर मैकेनिकल, प्योर इलेक्ट्रिकल, प्योर सिविल के साथ साथ कुछ माइनर्स ऑप्ट करें। हमारी यूनिवर्सिटी भी माइनर्स दे रही है, हर ब्रांच में उसने माइनर्स की एक बड़ी सी लिस्ट दी है। तो हमारे स्टूडेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी कोर ब्रांच है उसके साथ हम कुछ माइनर्स, या आजकल कुछ इंस्टीट्यूट्स में उसको स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, कुछ में ऑनर्स भी कहते हैं, हम उन माइनर्स को ऑप्ट करें और अपनी मैकेनिकल ब्रांच के साथ ऑटोमेशन में, मैकेनिकल ब्रांच के साथ रोबोटिक्स में, या सिविल ब्रांच के साथ एआई एमएल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एआई एमएल में एक माइनर, जिसको जनरली हमारी जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें 3-3 क्रेडिट के कोर्स दिए हर सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर से लेके एट्थ सेमेस्टर तक। तो अगर आप वो वाले कोर्सेज ऑप्ट कर लेते हैं जो कि स्पेशलाइजेशन है उन ब्रांचेस में, जो वैसे उन एरियाज में जो वैसे कंप्यूटर साइंस के माने जाते हैं, तो आप एक ऐसे इंजीनियर बन के निकलेंगे जिनको जो इंडस्ट्री को ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इंडस्ट्री प्योर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर का क्या करेगी, उसको चाहिए ऐसा इंजीनियर जो प्रोडक्ट बनाए और उसको स्मार्ट बनाने के लिए उसमें उसमें नॉलेज हो जो एक एआई एमएल की नॉलेज की जरूरत होती है। तो मेरा सभी इंजीनियर्स को सुझाव है कि वो अपनी ब्रांच के साथ साथ कुछ माइनर्स ऑप्ट करके जो भी इमर्जिंग एरियाज आ रहे हैं इनमें कम से कम कुछ कोर्सेज या कुछ क्रेडिट कोर्सेज जरूर पूरा करें, तो वो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा एम्प्लॉयबल होंगे। सर एक क्वेश्चन और था जी जी। कि जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 है, जी हाँ। 4.0 सॉरी, जिसे जी उद्योग क्रांति 4.0 भी बोला जाता है, बिल्कुल ठीक। सर ये है क्या? हाँ, ये भी एक करेक्ट क्वेश्चन है, और इसलिए भी करेक्ट है क्योंकि इस समय इंडिया में तीन चीज एक साथ, पर्टिकुलरली जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसमें तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। जैसे इलाहाबाद का संगम है कि तीन नदियां मिलती हैं, वैसे ही ये एक संगम हुआ है। और इस समय जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा और लाभकारी समय है। क्योंकि एक तो एनईपी 2020 लॉन्च हुई है, मतलब लॉन्च तो 2020 हो चुकी थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन अब चालू हो गया। दूसरी तरफ से क्योंकि हमने वॉशिंगटन अकॉर्ड को अडॉप्ट किया है। ये जो अकॉर्ड्स होते हैं ये जनरली एजुकेशन से रिलेटेड नॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, और हमने इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए वॉशिंगटन अकॉर्ड को ऑप्ट किया। तो ये अकॉर्ड आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। तो एक तरफ हमारा देश नई शिक्षा नीति ला चुका है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, एनईपी 2020। दूसरी तरफ क्योंकि हमने अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाना है, तो हमने कुछ अकॉर्ड को ऑप्ट कर रखा है जिसमें से वॉशिंगटन अकॉर्ड है। और इसीलिए हमारी देश की एक संस्था है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, उन्होंने वॉशिंगटन अकॉर्ड के जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं उनको अडॉप्ट कर रखा है। वो फोकस करते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है, वर्टिकल है, जो हमारे देश में आ रहा है। तीसरा है इंडस्ट्री 4.0, औद्योगिक क्रांति 4। अच्छा। तो ये चौथी औद्योगिक क्रांति भी 2014 से चालू है। तो ये तीन चीजें एक साथ आई हैं, तो इस समय इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए बड़ा ही लाभकारी और उचित समय है कि स्टूडेंट्स को इन सब के बारे में जानकारी हो। एनईपी 2020 के बारे में मैं किसी और सेशन में डिटेल में बताऊंगा। वॉशिंगटन अकॉर्ड की जहां तक बात है, तो वॉशिंगटन अकॉर्ड ने कुछ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बनाए, और हमारे देश ने, क्योंकि हमारा देश उसका परमानेंट सिग्नेटरी बना, तो हमने उसको अडॉप्ट किए इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी और डिप्लोमा लेवल के लिए भी। और उन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को हमने 14 प्रोग्राम आउटकम्स में कन्वर्ट कर लिया। और वो 14 प्रोग्राम आउटकम्स जो आए, 12 प्रोग्राम आउटकम्स में हमने उसको कन्वर्ट किया। 7 आउटकम्स डिप्लोमा के लिए हैं और 12 आउटकम्स बी या बीटेक के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अब अगर आप इन 12 प्रोग्राम आउटकम्स को देखें तो इनमें पीओ नंबर 1, प्रोग्राम आउटकम नंबर 1 से लेके प्रोग्राम आउटकम नंबर 5, पीओ 1 से पीओ 5 जो है, वो जो मैं पहले टी शेप्ड इंजीनियर की बात कर रहा था उसका वर्टिकल पार्ट है। और जो पीओ 6 से लेके पीओ 12 तक के प्रोग्राम आउटकम्स हैं, वो जो मैं पहले टी शेप इंजीनियर की बात कर रहा था उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है। तो देखिए इस तरह हमने वॉशिंगटन अकॉर्ड लिया और उसको इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट, टी शेप इंजीनियर के रिक्वायरमेंट के साथ उसको कनेक्ट किया। अभी जो तीसरी बात है इंडस्ट्री 4.0, ये इंडस्ट्री 4.0 औद्योगिक क्रांति 4 है।
इसका मतलब है कि औद्योगिक क्रांति एक भी हुई, दो भी हुई, तीन भी हुई, और ये चौथी 2014 में चालू हुई 21वीं सदी में। 18वीं सदी में 1780 1780 में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके बाद 1870 में, मतलब 19वीं सदी में दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद 1969 में, मतलब 20वीं शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई। और 21वीं शताब्दी मतलब 2014 में ये चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये औद्योगिक क्रांति 4 है। जब पहली औद्योगिक क्रांति हुई तो तब उस समय, क्योंकि वो मशीन एज चालू हुई थी, उसके पहले जो था वो एक मॉडर्न एज थी, मॉडर्न एज से पहले आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, इस तरह की एजेस थी। तो जब मशीन एज चालू हुई और 1800 में ये बात आई, तो हमने पावर, ऊर्जा को पैदा करने के लिए पानी को उपयोग में लिया। मतलब हमने स्टीम टरबाइंस बनाए और वाटर टरबाइंस बनाए, और हम स्टीम और वाटर टरबाइन की मदद से पावर को जनरेट करते थे, और उस पावर से फिर हम अपने प्रोडक्शन करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, इंडस्ट्रीज चलती थी। ये औद्योगिक क्रांति एक थी। औद्योगिक क्रांति में हमने स्टीम टरबाइंस और वाटर टरबाइंस की जगह इलेक्ट्रिक मोटर्स को यूज करना चालू किया, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी थी, हाई क्वालिटी एनर्जी देती थी, उनको कंट्रोल करना बहुत इजी था, और किसी भी मशीन के साथ उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था। तो औद्योगिक क्रांति दो ने इलेक्ट्रिक मोटर्स और मशीन्स को हमारी मशीन में लगाया, और उससे फायदा ये हुआ कि हर मशीन के साथ अपनी खुद की इलेक्ट्रिक मोटर थी। तो हम मास प्रोडक्शन कर पाए, असेंबली लाइंस इंडस्ट्री में लगने लगी, और हम मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। उसके बाद औद्योगिक क्रांति 3 आई, और औद्योगिक क्रांति 3 में हम ऑटोमेशन की तरफ गए, क्योंकि उससे पहले औद्योगिक क्रांति 2 तक हम प्रोडक्ट तो बनाते थे, पर वो प्रोडक्ट ऑटोमेशन से कनेक्टेड नहीं थी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इस तरह की पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के मदद से माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए, और हमने हर चीज में ऑटोमेशन लाने की कोशिश की। और उस ऑटोमेशन से फायदा ये हुआ कि हम जो चीज बनाते थे उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा कम हुआ, और प्रिसीजन बढ़ गया, क्योंकि ऑटोमेटिक डिसीजन मशीन लेने लगी। औद्योगिक क्रांति 4 को हम बोलते हैं फिजिकल, साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम का मतलब है कि वो जो हमने मशीन्स बनाई थी जो ऑटोमेशन के साथ थी, अब हम चाहते हैं कि एक मशीन दूसरी मशीन के साथ बात कर पाए। तो औद्योगिक क्रांति ये चाहती है कि एक फिजिकल सिस्टम रहे, एक भौतिक वातावरण रहे, और उसके साथ एक साइबर कनेक्टिविटी, वो आपस में कनेक्टेड रहे, जिससे वो एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसमिशन कर सके। तो औद्योगिक क्रांति में एक मशीन है, मशीन के साथ सेंसर्स हैं जो मशीन से डेटा लेता है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या क्लाउड है, जिसपे पूरा डेटा जाता है। उस डेटा के बाद एक सॉफ्टवेयर है जो उस डेटा की एनालिसिस करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। तो औद्योगिक क्रांति 4 में ये 4 कंपोनेंट है, और इन्होंने उन्हीं मशीन्स को जो हम औद्योगिक क्रांति 3 में बना चुके थे, उनको आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराना चालू किया। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मशीन खुद ही अपने डिसीजंस लेके दूसरी मशीन को बता पाती है कि मेरी अभी, ये जो आपका मोबाइल फोन है, ये बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल है कि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कम्युनिकेट कर लेता है। आजकल आप अपनी लोकेशन लाइव शेयर कर लेते हैं, दूसरे आदमी को पता चलता रहता है कि आप कहाँ मूव कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बड़ा सुविधाजनक हो गया। ये इंडस्ट्री 4.0 को बड़ा सिंपल और बड़ा इफेक्टिव एग्जाम्पल है कि पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फोन पे बात करके बता देता था कि मैं यहाँ हूँ, और आज की डेट में वो सिर्फ अपनी लाइव लोकेशन अगर शेयर कर दे, तो उसका मोबाइल दूसरे व्यक्ति के मोबाइल के साथ डेटा ट्रांसमिशन करता है आईओटी के थ्रू, और वो दोनों को एक दूसरे की लोकेशन पता चलती रहती है। और इसके बड़े सारे उपयोग हैं। मेडिकल में इसका बहुत बड़ा उपयोग है कि एक डॉक्टर जो अमेरिका में बैठा है, वो भारत में लेटे हुए पेशेंट की ऑपरेशन कर सकता है इस साइबर फिजिकल साइबर सिस्टम के थ्रू। तो इंडस्ट्री 4.0 का बड़ा फायदा हुआ। और उसमें ये, पर उसमें जो इम्पोर्टेंट स्किल्स निकल के आई, क्योंकि उद्योग भी उसी हिसाब से चलता है, तो इंडस्ट्री 4.0 के बाद सारे इंडस्ट्रीज में, सारे उद्योगों में डिजिटल स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। कि जो भी हम इंजीनियर बना रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस का हो, उसमें डिजिटल स्किल्स होना चाहिए। मतलब वो चीज को डिजिटली ट्रांसफर कर सके, ओपन कर सके। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको अपने कोर ब्रांच के साथ कुछ ऐसे कोर्सेज जरूर ऑप्ट करना चाहिए जो आपको डिजिटली कॉम्पिटेंट या स्ट्रांग बनाते हैं। और इंडस्ट्री 4 की जरूरत इसलिए भी है हम सबको, क्योंकि धीरे धीरे स्किल सेट बदल रहा है। अब आप बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि पहले हम जब अपना एडवर्टाइजमेंट करने जाते थे, तो दीवारों के ऊपर पेंटिंग करके हम एडवर्टाइज करते थे, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद दीवारों पे एडवर्टाइजमेंट होता था, हम उसको देखते थे। उसके बाद फ्लेक्स बैनर्स आ गए, तो स्किल सेट बदल गया। तो जितने पेंटर्स थे वो सब बेकार हो गए, क्योंकि उनको फ्लेक्सिबल बैनर्स बनाना नहीं आते थे। पर अगर उनमें वो डिजिटल स्किल होती तो वो फ्लेक्सिबल बैनर्स बनाने लगते।
और अब अगर आज की डेट में आप देखें तो फ्लेक्सिबल बैनर भी जा रहे हैं। आजकल वर्चुअल मीडिया से AR VR, मतलब वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ये जो मेटावर्स है, मायावी वातावरण है, इसके थ्रू लोग आजकल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और वो बहुत इफेक्टिव है। किसी एक सेशन में हम मेटावर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो इंडस्ट्री 4.0 है, इसने जितने भी आयाम थे जीवन के, उन सभी में अपना छाप छोड़ी है और उसमें सब में इंटरफेरेंस है उसका। और इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि आप जो भी इक्विपमेंट, डिवाइस, यंत्र, मोबाइल उपयोग में ला रहे हैं, वो एक यंत्र दूसरे यंत्र से बात कर सके और डेटा कम्युनिकेट कर सके। और इसीलिए हमारे इंजीनियर्स को इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से भी तैयार होना है। हमारे इंजीनियर्स को आउटकम बेस्ड एजुकेशन के हिसाब से चलना है और इंडस्ट्री को देखते हुए एक टी शेप्ड इंजीनियर की तरह अपने आप को डेवलप करना है। तो मेरे हिसाब से यही है इंडस्ट्री 4.0। जी। सर एक क्वेश्चन और था जी बताइए। कि आप भी इंजीनियर रहे हैं, जी। आपने भी स्टूडेंट लाइफ जी है, जी। तो हम बता आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी कैसी इंजीनियरिंग लाइफ थी? हमारी इंजीनियरिंग लाइफ मतलब मैंने 95 में ग्रेजुएशन किया है, तो मतलब सीधे एक तरीके से कहें तो 30 साल पीछे चले जाते हैं। तो 30 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था, जो आप लोग आज कर रहे हो वो मैं 30 साल पहले किया था। और तब इनफैक्ट मोबाइल भी नहीं थे। और मतलब आज आप लोगों का मोबाइल एक अहम हिस्सा है। बिना मोबाइल के आप मूव नहीं कर पाते हो। अगर मोबाइल 10 मिनट के लिए भी कहीं गुम जाए या छूट जाए तो आप घबराने लगते हैं। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कंप्यूटर आए आए थे, गूगल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उस समय बुक्स थी, लाइब्रेरी में बुक्स रहती थी, तो हम उन बुक्स को पढ़ पढ़ के अपनी तैयारियां करते थे। लेकिन एक बात हर समय ध्यान रखते थे कि जो आज संचार और इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सोशल हैंडल्स अवेलेबल हैं, उस समय वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हुआ करते थे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दूसरी जगह की आती थी, चाहे वो देश की हो या विदेश की हो, वो या तो समाचार पत्र से आती थी या पत्रिकाओं से आती थी। और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था कि हम गूगल पे बैठे टाइप करें और हमारे पास इंफॉर्मेशन फट से आ जाए। तो मैं उस युग का इंजीनियर हूँ। और उसमें अच्छी बात ये थी कि हम उस पेपर को पढ़ते थे पूरा, पत्रिकाओं को पढ़ते थे और उससे जो ज्ञान मिलता था उसका उपयोग करके और कोशिश करते थे कि हम भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियर बनने की कोशिश करें। मेहनत उस समय के लिए ज़्यादा थी, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, हर सूचना को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ती थी। लेकिन पढ़ना ही एक ऐसा माध्यम था, बाकी रेडियो था और टेलीविज़न था जिसके जिसके माध्यम से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो एज एन इंजीनियर उस समय भी हमारा एटीट्यूड, एक मेन एटीट्यूड जो रहता था वो था टू इनोवेट। और मैं हर समय हर इंजीनियर से कहता हूँ, जो मैंने भी अ, अपने लाइफ में पाया है, कि डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। बहुत ज़्यादा चीज़ें मत करो, डू थिंग्स डिफरेंटली। एक ही चीज़ करो पर अलग तरीके से करो। अगर आपने ये सूत्र अपने इंजीनियरिंग एजुकेशन में डाल दिया, तो हर इंडस्ट्री आपको लेने को तैयार रहेगी। आपके ग्रेड्स भी हाई रहेंगे। आप चाहें तो R&D ज्वाइन करें, चाहे तो MNCs ज्वाइन करें, चाहे तो अपना खुद का स्टार्टअप चालू करें। इन सभी केसेस में आपके लिए फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना करते हुए जो चीज़ करें उसको थोड़े अलग तरीके से करें। और अलग तरीके से करने से आप बाकी भीड़ से अलग हो जाते हैं और आपके लिए, आपको लेने वाले ज़्यादा लोग तैयार हैं। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं कोशिश, और मतलब आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आपका ये जो पॉडकास्ट है ये और भी सेशंस रिकॉर्ड करें। और हम बाकी, जो मैंने आपसे कहा कि बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पे भी अलग अलग सेशंस में उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू।